नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के मैगजीन समरी एंड एनालिसिस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज के अंतर्गत आज हम जिस मैगजीन के महत्वपूर्ण आर्टिकल का विश्लेषण करने वाले हैं तो वो है इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली। इस मैगजीन के अक्टूबर मंथ में जो भी महत्वपूर्ण लेख प्रकाशित हुए हैं उनमें से जो आपके लिए सबसे उचित और महत्वपूर्ण लेख हैं उन पर हम खास तौर पे आज बात करेंगे। उनसे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण पहलू हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, जो सबसे पहला आर्टिकल है वो जुड़ता है गिग अर्थव्यवस्था से, और इसमें ये कहा गया है कि गिग अर्थव्यवस्था में लैंगिक जो सरोकार है, इस शीर्षक से जो आर्टिकल प्रकाशित हुआ था उसकी हम चर्चा करेंगे और जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण पहलू हैं उन पर हम बात करेंगे। क्योंकि जो गिग इकोनॉमी है, नई आर्थिक प्रणाली की एक महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति के रूप में इसे देखा जाता है, और ख़ास तौर पे जो इस समय ऑनलाइन सेवाएं हैं उनके माध्यम से खास तौर पे इसे संपादित किया जाता है। तो ये बड़ा ही चर्चा में रहा है। थोड़ा सा इससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण विषय हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, गिग अर्थव्यवस्था में लैंगिक सरोकार के साथ विभिन्न जो संरचनात्मक समस्याएं हैं उनको भी देखा गया है, और ये इसके अंतर्गत ही निहित है। और ये जो इकोनॉमी है गिग अर्थव्यवस्था, इसमें लैंगिक समस्याओं को संबोधित करने वाली जो नीतियां हैं वो लागू करना, इसमें शामिल करना सबसे महत्वपूर्ण विषय बन गया है। तो ये हमने देख लिया। थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि आखिर जो गिग इकोनॉमी है, गिग अर्थव्यवस्था है, इसके बारे में। तो देखिए, इसका मीनिंग क्या होता है कि जहां कुछ समय के लिए रोजगार मिलता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है गिग इकोनॉमी की, कि जहां पर लोगों को कुछ सीमित समय के लिए रोजगार मिलता है। तो इस प्रकार के द्वारा जो इकोनॉमी डेवलप हुई है उसे ही गिग इकोनॉमी कहते हैं। पिछले कुछ वर्षों की बात करें तो पूरी दुनिया में इस तरह की जो नौकरियों का चलन है वो बड़े तेजी से ही बढ़ा है, और इसमें कामगार जो है वो दिन भर में कुछ घंटे ही काम करते हैं और उसके एवज में उन्हें पारिश्रमिक प्रदान किया जाता है। देखें तो लगभग 7 करोड़ नौकरियां जो कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, परिवहन और लॉजिस्टिक के साथ व्यक्तिगत जो सेवा क्षेत्र हैं उनसे जुड़े हुए इस अर्थव्यवस्था की जो नौकरियां हैं वो इसमें शामिल हैं। चलिए थोड़ा सा इस अर्थव्यवस्था के बारे में और डिटेल से जानते हैं कि आखिर गिग अर्थव्यवस्था है क्या। तो ये एक मुक्त श्रम बाजार प्रणाली है, रोजगार की ऐसी जो व्यवस्था है जहां कर्मचारियों को अस्थायी तौर पे नियोजित किए जाते हैं, काम पर रखे जाते हैं, और उनके बजाय उन्हें अनुबंध पर रखा जाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि रोजगार की एक ऐसी व्यवस्था जहां जो काम करने वाले कर्मचारी हैं वो अस्थायी तौर पे नियोजित किए जाने के बजाय क्या है कि उन्हें अनुबंध पे रखा जाता है। ऐसा नहीं है कि एक बार रख लिए गए तो आप परमानेंट हैं, आपकी सारी जो व्यवस्था है वो परमानेंट है। ऐसा इस व्यवस्था में नहीं होता है, बल्कि एक एग्रीमेंट होता है, एक शर्त होती है, उसी के आधार पर इन्हें उस काम के लिए रखा जाता है। अगर कंपनियों की बात करें जहां पर इस प्रकार के अनुबंध पे काम होते हैं तो ये जो कमी है, कंपनी के कर्मचारी नहीं होते हैं। तो ये बात कही है कि जो भी महत्वपूर्ण रूप से जो भी कंपनियों में इस गिग कह सकते हैं वर्कर के रूप में जो जुड़े होते हैं वो परमानेंट तौर पे देखें तो वो किसी भी कंपनी के परमानेंट कर्मी नहीं होते, उसके एम्प्लॉय नहीं होते हैं, और एक स्वतंत्र सेवा प्रदान करने वाले ये ठेकेदार होते हैं। जैसे अगर बात करें तो किसी भी कंपनी या इस तरह का किसी व्यक्तिगत स्तर पे कोई गिग वर्कर्स है तो वो किसी परमानेंट स्तर पे वहाँ से जुड़ा नहीं होता है। एक नियम शर्त, एक तरह के एग्रीमेंट पर आधारित उसका काम होता है, और वो कुछ नियत समय के लिए होता है, सीमित समय के लिए होता है। इसमें अस्थायी पदों के बजाय अस्थायी, दूसरी बात करें तो अनुबंध और फ्रीलांस नौकरियों को शामिल किया जाता है। ठीक है, इस व्यवसाय में लोग ऑन डिमांड कार्य, सेवाएं, वस्तुएं उपलब्ध कराते हैं। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अब इसमें गिग इकोनॉमी में बात आती है कि आखिर जो गिग श्रमिक हैं, गिग वर्कर्स हैं, वो कौन होते हैं। हु इज़ ए गिग वर्कर्स, थोड़ा सा इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। गिग जो श्रमिक है ये पारंपरिक नियोक्ता जो कर्मचारी संबंध है उसके बाहर के श्रमिकों को संदर्भित करता है, और इनको स्वतंत्र ठेकेदार या फिर स्वनियोजित जो व्यक्ति हैं उसके रूप में ये डिफाइन करता है, वर्गीकृत करता है। और इनके पास पारंपरिक जो रोजगार है उसके अधिकार एवं लाभ नहीं होते हैं। जैसे कोई भी काम कोई व्यक्ति करता है तो उससे संबंधित जो भी पारिश्रमिक होता है, उससे संबंधित जो भी लाभ होता है वो इन्हें प्राप्त नहीं होता है। जो गिग श्रमिक है
इनको खास तौर पे दो ग्रुप्स में हम बांटते हैं, जो प्लेटफॉर्म श्रमिक और नॉन प्लेटफॉर्म श्रमिक। दो प्रकार के इन्हें दो श्रेणियों में बांटा जाता है, जिसमें अगर बात करें तो वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कि प्लेटफॉर्म श्रमिक क्या होते हैं, नॉन प्लेटफॉर्म जो श्रमिक है ये क्या होते हैं, इनके बारे में हम देखेंगे। पहले इनसे संबंधित कुछ जो आंकड़े हैं उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। भारत में डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है इनके सहित गिग जो इकोनॉमी है इसके स्तर और दायरे में पहले की अपेक्षा देखें तो वृद्धि हुई है। पहले जो सीमित स्तर पे इस प्रणाली के तहत कार्य होता था, अब उसमें काफ़ी वृद्धि हुई है। और ये इसीलिए वृद्धि हुई है क्योंकि जब से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ गए हैं, जैसे आप कहें तो बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं जो कहीं ना कहीं उन्हें उनको संचालित करने के लिए इस प्रकार के जो वर्कर्स हैं जो किसी खास एक कंटेक्ट पर आधारित हो, ऐसे वर्कर्स की संख्या अधिक चाहिए उन्हें। और इसी को ध्यान में रखते हुए इनकी जो व्यवस्था है, इनका जो स्तर है, इनका जो विस्तार है वो काफ़ी हुआ है। और इस अर्थव्यवस्था ने वैश्विक दक्षिण के लगभग 30 मिलियन लोगों को रोजगार भी प्रदान किया है। तो आप समझ सकते हैं कि ग्लोबल साउथ के जो देश हैं वहाँ पर इस प्रकार की जो गिग इकोनॉमी फैली है तो उसमें कहें तो बड़ा रोजगार भी पैदा किया है। और इसमें ये कहा गया है कि ग्लोबल साउथ में लगभग देखें तो 30 मिलियन लोगों को इस इकोनॉमी में इन्वॉल्व किया गया है, यानी 30 मिलियन लोग इसमें इस गिग इकोनॉमी के अंतर्गत काम कर रहे हैं। और अगले 8 से 10 वर्षों में इस क्षेत्र में भारत के गैर कृषि क्षेत्र में लगभग 90 मिलियन नौकरियों तक वृद्धि होने की क्षमता भी दर्शाई गई है। और गिग जो इकोनॉमी है इसके वृद्धि के साथ इस क्षेत्र में जो महिलाओं की भागीदारी है वो भी पहले से क्या है कि अब बढ़ी है। तो फीमेल्स जो है अब इस कार्य क्षेत्र में तेज़ी से बढ़ी है, जो पहले नहीं दिखती थे। जैसे आप देखिए जोमेटो है या इस तरह के बहुत सारे ओला, उबर, ऐसे जो कंपनियां हैं जहां पर पुरुषों का एक वर्चस्व था, वहां अब धीरे धीरे महिलाओं की जो सहभागिता है वो तेज़ी से बढ़ी है। जैसे उबर, ओला में आप देखेंगे तो ये जो मात्रा है अब धीरे धीरे बढ़ रही है। जो टैक्सी चलाने की बात है, कंप्यूटर जो प्रोग्रामिंग की बात है, सौंदर्य जो प्रसाधन है उसे बेचने की बात है, तो ऐसे कई सारे क्षेत्रों में अब पुरुष के साथ महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। कोविड जो पेंडेमिक था उसके बाद की अवधि ने दूरस्थ कार्य और ऑनलाइन जो कार्य व्यवस्था है उसमें बड़े स्तर पे वृद्धि की है। और लगभग 36% से अधिक नियोक्ता कंपनी घर से कार्य करने का जो विकल्प है वो प्रदान करते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा नीति आयोग के बारे में हम बात करते हैं तो इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी पर रिपोर्ट एक आई, उसके अनुसार वर्ष 2020 और 21 में देखें तो गिग इकोनॉमी में लगभग 77 लाख जो श्रमिक हैं वो इस समय इन्वॉल्व हैं। यही नहीं, गिग श्रमिकों का जो गैर कृषि कार्यबल है उसमें लगभग 2.6% और भारत के कुल कार्यबल में 1.5% इन गिग श्रमिक का योगदान है। और जो गिग कार्यबल है उसकी संख्या अब बढ़कर 2029-30 तक ये माना जा रहा है कि ये 23.5 मिलियन होने का उम्मीद है। और ये होगा, ये निश्चित है, क्योंकि अब का जो अर्थव्यवस्था है वो इस तरह से डेवलप हो रहा है कि ये जो संभावना व्यक्त की जा रही है ये निश्चित तौर पे होना है। अब थोड़ा सा ये जो इकोनॉमी है गिग इकोनॉमी, इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण इश्यूज हैं उन पर थोड़ा थोड़ा हम बात करते हैं। जैसे न्यूनतम या नियमित वेतन का अभाव है। गिग जो श्रमिक है वो रेगुलर स्तर पे नहीं रखे जाते हैं अपने कार्य पर, उनसे संबंधित जो वेतन है वो फिक्स नहीं होता है, जितने और वो काम करते हैं उतना ही उन्हें पारिश्रमिक मिलता है, चाहे स्थिति जो भी हो। तो ये एक बड़ा मुद्दा है। गिग वर्क की जो अनिश्चितता है ये बड़ा ही एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि जो गिग वर्कर्स हैं ऐसे अनुबंध पर ये जुड़े होते हैं तो वहाँ जो कार्य है, कार्य की जो पद्धति है, जो उसका नेचर है वो फिक्स नहीं होता है कि वो कितने समय के लिए होगा। जितने समय तक रहता है उसके बाद अगर वो बंद हो गया तो फिर इससे जुड़ा हुआ जो गिग श्रमिक है वो बेरोजगार हो जाता है। तकनीकी कौशल का अभाव है इस क्षेत्र में, अभी भी देखें तो जो टेक्नोलॉजी है, जो प्रौद्योगिकी है उसका विस्तार नहीं है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। इसके अलावा अगर
इस प्रकार की जो समस्याएं हैं, जो गिग वर्क है, उसमें सुधार के लिए कुछ महत्वपूर्ण अगर सुझाव की बात करें तो वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जैसे कहें तो उचित परिस्थितियों की बात कही गई है, यानी इन प्लेटफॉर्म, इन मंच के पास कार्य की प्रक्रिया से उत्पन्न होने वाले जो जोखिम है, उससे जो गिग वर्कर्स हैं उनकी सुरक्षा करने के लिए उन्हें सही, उनके स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा के लिए उचित परिस्थितियां यहाँ निर्मित करना सबसे महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही अगर हम बात करें कि जो उचित अनुबंध है, प्रॉपर वे में एग्रीमेंट होना चाहिए, यानी इससे संबंधित जो भी एग्रीमेंट हो रहा है उससे संबंधित आखिर जो नियम है, जो शर्त है, वो पूरी तरह से पारदर्शी होना चाहिए और श्रमिकों के संदर्भ में देखें तो उन्हें लाभ प्रदान करने वाला होना चाहिए, सुलभ होना चाहिए। ये बात कही जा रही है कि इससे क्या होगा कि जो गिग श्रमिक हैं उनसे संबंधित जो समस्याएं हैं उनका निदान किया जा सकता है। निष्पक्ष प्रबंधन की बात कही जा रही है, जो एल्गोरिदम का उपयोग पारदर्शी होना चाहिए और ये श्रमिकों के लिए निष्पक्ष परिणाम देने वाला होना चाहिए, ये बात कही गई है। यही नहीं, श्रमिकों के पास प्रबंधन जो निर्णय है या जो निष्क्रियता है उसके खिलाफ अपील करने के लिए एक स्पष्ट संचार चैनल भी होना चाहिए, ये बात कही गई है। इसके अलावा उचित प्रतिनिधित्व की बात कही गई है कि श्रमिकों को सामूहिक निकायों में संगठित होने का अधिकार होना चाहिए और जो मंच है उनको उनके साथ सहयोग एवं संवाद करना चाहिए ताकि उनसे संबंधित जो भी मुद्दे हैं उनको वो वहां तक पहुंचा पाए। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है उचित वेतन का। तो उचित वेतन के लिए जितने भी मंच हैं, जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, उनके द्वारा श्रमिकों को अच्छी आय प्रदान किया जाना चाहिए और रेगुलर स्तर पर किया जाना चाहिए। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण कह सकते हैं सुझाव है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं जो गिग इकोनॉमी है, इसमें जो फीमेल्स हैं, जो वुमेन्स हैं, उनकी क्या स्थिति है। गिग प्रणाली में कार्य की जो अवधि है, जो घर हैं, उनसे कार्य करने के जो लचीलेपन है, उसके बावजूद भी वेब आधारित जो प्लेटफॉर्म है उस पर जो महिला श्रमिक हैं उनकी जो भागीदारी है अब भी काफ़ी कम है, ये 20% है। अमेरिका में इन प्लेटफॉर्म पर महिला श्रमिकों की जो भागीदारी है आप देख सकते हैं 41%, 41% है। तो अभी भी क्या है कि इस मामले में देखें तो ग्लोबल साउथ के जो देश हैं वो पिछड़े हुए हैं। खास तौर पे भारत की बात करें तो अभी भी जो गिग वर्कर्स हैं उनमें जो महिलाओं की भागीदारी है वो कहीं ना कहीं बहुत ही कम है, वो केवल 20% है। महिलाओं से संबंधित जो प्रमुख इशूज हैं उनमें घरेलू और अवैतनिक देखभाल कार्य का जो असंगत बोझ है, ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कोविड-19 का जो प्रभाव है वो भी कहीं ना कहीं इससे जुड़ता है, क्योंकि कोविड-19 महामारी के दौरान कार्य का जो लैंगिक विभाजन है वो बहुत ही बढ़ गया है। इसमें देखें तो खास तौर पे जिसका महिलाओं के ऊपर इस समय नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिल रहा है और इस अवधि में घरेलू सहायकों की अनुपस्थिति, घर से कार्य करने वाले पुरुषों की अधिक संख्या और घर पर ऑनलाइन पढ़ाई करने वाले बच्चों की मौजूदगी से खास तौर पे देखें तो ये प्रभाव देखने को मिला है। तो ये कुछ बड़े ही मजबूत कह सकते हैं कि जो समस्याएँ हैं, कठिन समस्या है, वो हमें देखने को मिली है। सामाजिक आर्थिक जो परिस्थितियां हैं ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। जैसे अगर गिग इकोनॉमी की बात करें तो इसमें महिलाओं के लिए लचीले काम के अवसरों के तेजी से विस्तार के बावजूद भी काम करने की जो स्थितियां हैं उन स्थितियों में सुधार कुछ खास नहीं हुआ है और वे आमतौर पे देखें तो कम वेतन वाली जो सेवाएं हैं, जैसे मांग पर घरेलू जो कार्य है, सौंदर्य देखभाल है या अन्य जो गिग कार्य है, वहीं तक ये सीमित है। इससे उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिला है। यही नहीं, अगर बात करें तो पुरुषों के समकक्ष जो तुलना है उसमें भी इनकी जो आय है वो कम है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। कार्यस्थल पे जो सुरक्षा का मामला है ये भी बड़ा ही एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार महिला श्रमिकों को कार्यस्थल पे सुरक्षा, उनके सुरक्षा से जुड़े हुए जो मसले हैं, यौन जो उत्पीड़न है, सार्वजनिक स्थानों पर उत्पीड़न का जो सामना करना पड़ता है, ये कई सारे मुद्दे हैं। ये अलग बात है कि सरकार इन मुद्दों को हल करने के लिए कई सारे प्रयास कर रही है, लेकिन फिर भी अभी भी व्यवहारिक स्तर पे कार्यस्थल से संबंधित जो महिलाओं के कार्य करने की उनकी सुरक्षा है, उनके यौन उत्पीड़न की जो समस्या है वो अभी पूरी तरह से हल नहीं हुआ है। इसके अलावा अगर बात करें तो सामाजिक जो सांस्कृतिक मानदंड है वो भी एक बड़ा बैरियर है, क्योंकि महिलाओं के जो शरीर है, जीवन, काम पर आधिपत्य रखने वाले जो पुरुषों के प्राकृतिककरण है, उसको कानूनी एवं सामाजिक सांस्कृतिक मानदंडों में पुरुष जो है वो कमाने वाले हैं और घर के मुखिया हैं।
परोपकारी जो चरित्र है उसको बनाए रखकर उचित ठहराया जाता है। और ऐसे में महिलाओं को कार्य करना उतना अच्छा नहीं माना जाता है, या कहें महिलाओं के कार्यों को उतनी पहचान नहीं मिलती है जो उनके समक्ष महत्वपूर्ण पुरुषों को मिलती है, और ये एक बड़ा चुनौती है। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसके अलावा अगर देखें कि आने वाले समय में क्या इसकी राह होगी, तो अर्थव्यवस्था में महिलाओं की बढ़ती जो भागीदारी है, कहीं ना कहीं गिग इकोनॉमी में महिलाओं की जो भागीदारी है उसको आजीविका, आर्थिक कल्याण की संभावना के रूप में देखा जा सकता है। और इस संदर्भ में देखें तो टेडेम रिसर्च के द्वारा महिला गिग श्रमिकों की जो स्थिति है उसमें सुधार के लिए कुछ महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि बदलाव करने होंगे। जैसे श्रम कानूनों को उन्नत करना होगा, गिग जो श्रमिक है उसके लिए सामाजिक जो सुरक्षा है वो स्थापित करना होगा, कार्यस्थल पे उत्पीड़न के लिए जो विरुद्ध गिग श्रमिक हैं उनको संरक्षण प्रदान करना होगा, महिला गिग श्रमिकों की सौदेबाजी की शक्ति को मजबूत करना होगा, और अपने नियोक्ताओं से बाहर अधिकारों की मांग करने के लिए उनके द्वारा संघ बनाने का समर्थन करना होगा। यही नहीं, गिग श्रमिकों के मांग के अनुसार जो यौन उत्पीड़न है, जो डाटा निगरानी है, इसका निवारण करना भी एक महत्वपूर्ण पहल है। गिग कार्यों में संलग्न महिलाओं के लिए एजेंसी विकास, नई प्रौद्योगिकी की जानकारी, वित्त एवं उत्पादक परिसंपत्तियों पर जो स्वामित्व है वो नियंत्रण प्रदान करना होगा। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। ओवरऑल कहें तो महिलाओं के लिए गिग वर्क की जो स्थितियां हैं उसमें सुधार करने के लिए भी कहें तो सफलता के साथ साथ जो महिलाओं के अवैतनिक जो देखभाल कार्य हैं उनको बेहतर पहचान प्रदान की जानी चाहिए। और इस संदर्भ में देखें तो परिसंपत्ति जो वितरण है उसमें लैंगिक समानता, प्रौद्योगिकी, वित्त, शासन में कहें तो स्वायत्तता, महिलाओं के अपने शरीर और श्रम पर नियंत्रण तक पहुंच जो है वो लैंगिक संबंधों के पुनर्गठन की सुविधा प्रदान करती है। इसके अलावा देखें तो राज्य के साथ ही जो बाजार एजेंसियां हैं उनको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता दी जाए, उन्हें वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त हो, पारिश्रमिक में समानता हो, निर्णय लेने की क्षमता इन्हें दी जाए और लैंगिक समानता को बढ़ावा दिया जाए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि आने वाले समय में हमें कार्य करना होगा, तभी इस तरह के जो समाधान है वो हमें प्राप्त होंगे। अगला जो टॉपिक है वो स्वरोजगार से जुड़ा हुआ है। भारत में जो स्वरोजगार की बात कही जा रही है, क्योंकि आवधिक जो श्रम बल है, जो PLFS है 2023-24 में बात करें तो उन आंकड़ों के अनुसार रोजगार के क्षेत्र में श्रम बल और कार्यबल की जो भागीदारी दर है वो लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। जहां कार्यबल भागीदारी दर वर्ष 2022-23 में 41.1% थी, वो बढ़कर अब 43.7 हो गई है। वहीं श्रम बल भागीदारी जो है वो 2022-23 में 42.2% से बढ़कर 2023-24 में 45% हो गई है। तो ये क्या निष्कर्ष निकालता है? इन सब के बीच आंकड़ों से यही निष्कर्ष है कि भारत में रोजगार की जो गुणवत्ता है वो कहीं ना कहीं कम हो रही है। और इससे ये पता चलता है कि स्वनियोजित जो श्रमिक है उनके उदय को एक तरह से फोर्स मिल रहा है, बल मिल रहा है। आंकड़ों के अनुसार देखें तो अधिकांश जो कर्मचारी है वो स्वरोजगार वाले हैं, और उनकी जो हिस्सेदारी है वित्तीय वर्ष 2017-18 से जो 52% थी वो बढ़कर अब 58% तक पहुंच गई है। तो ये कुछ गंभीर मुद्दे हैं जिन पर हमें विचार करना होगा। इसके विपरीत अगर बात करें तो नियमित जो वेतन वाले कर्मचारी हैं उनकी जो हिस्सेदारी है उसको अर्थव्यवस्था में बेहतर नौकरी की गुणवत्ता माना जाता है, और उनकी जो हिस्सेदारी है वो 2022-23 में देखें तो 20% से बढ़कर 2023-24 में ये 21% हो गई है, जो कि महामारी से पहले 23.5 जो प्रतिशत है उसके स्तर से भी कम थी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जो स्वनियोजित श्रमिक हैं आखिर जो इनका उद्भव हो रहा है वो कैसे हो रहा है। तो पहले इसे डिफाइन करते हैं कि आखिर स्वनियोजित जो श्रमिक हैं, स्वरोजगार है, आखिर वो क्या है। तो देखिए, आधिकारिक तौर पे स्वनियोजित लोगों को ऐसे व्यक्तियों के रूप में डिफाइन किया जाता है जो अपने स्वयं के खेत या गैर खेती उद्यम संचालित करते हैं, ये बात कही गई है। या फिर कहें तो स्वामित्व यानी स्वयं के
कह सकते हैं खाते पर अथवा एक या कुछ भागीदारों के साथ किसी पेशे या व्यापार या फिर स्वतंत्र रूप से उसमें वो जुड़े होते हैं। स्वनियोजित लोगों की जो यहाँ पर आवश्यक विशेषता है उसमें कार्य करने, नियम बनाने एवं निर्णय की जो स्वायत्तता है और आर्थिक जो स्वतंत्रता है, ऐसे कई सारे जो मूल्य हैं वो इसमें शामिल किए जाते हैं। इसके तहत कई सारी श्रेणियां बनाई गई हैं। जैसे राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के अनुसार भारत में स्वरोजगार को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। पहले वर्ग की बात करें, पहले कैटेगरी की बात करें तो स्वामित्व वाले, स्वयं के खाते वाले जो श्रमिक हैं, ओन अकाउंट वर्कर आते हैं, जो 1 महीने से अधिक समय तक किसी भी वेतन कर्मी को रखे बिना उद्यम चलाते हैं। हालांकि ये कहा गया कि वे बिना वेतन के परिवार के सदस्यों की मदद ले सकते हैं। दूसरी जो कैटेगरी है, दूसरे वर्ग में नियोक्ता शामिल है, जो अपने उद्यम को चलाने के लिए कम से कम 1 श्रमिक को काम पर रखकर उद्यम चला सकता है। और तीसरे कैटेगरी में ये कहा गया कि घरेलू जो उद्यम है उसमें सहायक शामिल हैं, जिन्हें बिना वेतन वाले श्रमिकों के रूप में गिना जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। संबंधित बहुत सारे आंकड़े हैं, सर्वेक्षण हुए हैं, उनमें आप देख सकते हैं कि वास्तव में स्थिति क्या है। इसके अलावा इससे जुड़े हुए जो आंकड़े हैं, कई सारे कारण हो सकते हैं। उन कारणों के आधार पर इन आंकड़ों को यहाँ पर दिया गया है, आप डिटेल में इन्हें देख सकते हैं। अब बात कर लें कि आखिर जो ये स्थिति है, तो आने वाले समय में आखिर कौन सी राह होने वाली है, स्थिति क्या होने वाली है। तो भारत में स्वरोजगार को लोगों की पसंद नहीं बल्कि अंतिम विकल्प के रूप में देखा जाता है। कह सकते हैं कि जब किसी व्यक्ति को खास तौर पे देखें, भारत जैसे देश में जहाँ पर किसी पढ़े लिखे व्यक्ति की अगर हम बात करें, स्किल्ड व्यक्ति की बात करें, कि जब उसे कहीं कोई गवर्नमेंट या इस तरह के किसी बड़े संस्था में नौकरी नहीं मिलती है, तब वो क्या करता है कि स्वरोजगार के विकल्प पर आता है। और इसी कारण से ये कहा जा रहा है कि भारत में स्वरोजगार को लोगों की पसंद नहीं बल्कि अंतिम विकल्प के रूप में देखा जाता है। भारत में स्वरोजगार वाले श्रमिकों की औसत आय नियमित वेतनभोगी श्रमिकों की तुलना में काफ़ी कम होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई किसी संगठन, किसी संस्था, किसी कंपनी या किसी सरकारी काम में कोई व्यक्ति है, तो उसकी अपेक्षा स्वरोजगार करने वाले व्यक्ति की जो आय है वो कम मानी गई है। कुछ उदाहरण लेते हैं। उदाहरण के लिए 2023-24 की जुलाई सितंबर तिमाही में नियमित श्रमिकों की जो औसत मासिक आय है वह स्वरोजगार करने वाले श्रमिकों की औसत मासिक आय से अधिक थी। कुछ एक्सेप्शन भी है, जब से बहुत सारे स्टार्टअप आए हैं उस स्थिति में देखें तो अब जो स्वरोजगार वाले कई सारे मामले हैं वहाँ देखेंगे तो ये इसके ठीक उल्टी परिस्थिति देखने को मिलेगी। इसके अतिरिक्त स्वरोजगार करने वाले श्रमिकों की जो औसत मासिक आय है उसमें महामारी के बाद और बड़े स्तर पे कमी आई है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिन पर हमने बात की। सरकार को अपनी नीतियों को पुनः संगठित करने और भारत में पुरानी जो बेरोजगारी है इसकी समस्या से निपटने के लिए एक व्यापक स्तर की रोजगार नीति लागू करने की आवश्यकता है। इसके अलावा अगर देखें तो रोजगार सृजित करने के जो तरीके हैं उसके रूप में केवल स्वरोजगार पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय सरकार को ग्रामीण जो रूरल क्षेत्र हैं, शहरी अर्बन क्षेत्र हैं, दोनों क्षेत्रों में बेहतर वेतन वाले और कुछ हद तक देखें तो सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने वाले जो रोजगार हैं वो सृजित करने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम जो उद्योग हैं और इसके साथ ही श्रम ग्रहण वाले उद्योग पर खास तौर पे ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो ये विषय था जिस पर हमने चर्चा की। अगला जो विषय है, अगला जो आर्टिकल है वो भारत में स्वास्थ्य सेवा में सुधार की आवश्यकता। ये आर्टिकल इस शीर्षक के द्वारा प्रकाशित हुआ था। थोड़ा सा इसके बारे में हम जानने समझने का प्रयास करते हैं। यद्यपि अगर हम बात करें तो भारत में वर्तमान जो स्वास्थ्य सेवा परिदृश्य है उसमें बड़े स्तर के बदलाव, महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, किंतु अभी भी अनेक असमानताएं बनी हुई है। देश के विभिन्न क्षेत्रों में जाएंगे तो समान स्थिति देखने को नहीं मिलेगी और पिछले कुछ दशकों में भारत में अपनी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, हेल्थ सेक्टर है और स्वास्थ्य जो प्रणालियां हैं उसमें उल्लेखनीय वृद्धि की है और खास परिवर्तन किया है। जो देखभाल तक पहुंच बढ़ाने के लिए विभिन्न जो सरकारी पहलें हैं उसके द्वारा ये संचालित है। हालांकि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण जो मंत्रालय है उसके द्वारा हाल ही में जारी किए गए भारत की जो स्वास्थ्य गतिशीलता है, यानी जो बुनियादी ढांचा है, मानव संसाधन है, उससे संबंधित जो रिपोर्ट थी, अत्यधिक बोझ और असमान रूप से वितरण जो प्रणाली है और जो कठोर वास्तविकता है
उसको प्रदर्शित करती है। और यह समस्या विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक देखने को मिलती है, जहां जो बुनियादी ढांचा है कहीं ना कहीं उसकी कमी है। स्वास्थ्य जो सेवा है, पेशेवरों की गंभीर कमी यहाँ पर रूरल क्षेत्रों में प्रगति में महत्वपूर्ण बाधा उत्पन्न कर रही है। इसके अलावा स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित प्रमुख कुछ चुनौतियां भी हैं। जैसे बात करें तो स्वास्थ्य सुविधाओं के वितरण में असमानता देखने को मिली है। स्वास्थ्य सुविधाओं का वितरण अत्यधिक विषम है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में असमान रूप से कमी से प्रभावित देखे गए हैं। हाल के सुधारों के बावजूद भी कई सारे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर उपकेंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर देखें तो जनसंख्या कवरेज आदर्श से बहुत दूर है। यानी जनसंख्या के बड़े क्षेत्र पर देखें तो जो स्वास्थ्य केंद्र होने चाहिए या प्राथमिक जो स्वास्थ्य केंद्र हैं उनकी जो मौजूदगी होनी चाहिए वो वहाँ पर देखने को नहीं मिले हैं। कहने का मतलब यही है कि एक बड़े क्षेत्र को आज भी जितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मिलने चाहिए वो वहाँ पर उपलब्ध नहीं है। दूसरा जो कारण कह सकते हैं कि बुनियादी ढांचे का जो अभाव है, ये एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि स्वास्थ्य क्षेत्र में देखें तो अपर्याप्त जो बुनियादी सुविधाओं की समस्या है ये एक बड़ा ही जटिल है। लगभग 11% उपकेंद्रों में बिजली ही नहीं है। लगभग 6% में देखें तो नियमित साफ जो जल की आपूर्ति है वो सुनिश्चित नहीं है। पीएचसी की स्थिति थोड़ी बेहतर है, जहां 3.8% बिजली नहीं है और 4.6 में पानी नहीं है। तो ऐसी जो समस्या है वो लगातार बढ़ी है। यही नहीं, मानव संसाधन की कमी देखने को मिलती है। प्राकृतिक जो आपदा की समस्या है वो भी एक महत्वपूर्ण पिलर है। भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली बाढ़, सूखा, हीट वेव जैसी प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती आवृत्ति के साथ जलवायु परिवर्तन जैसी जो चुनौतियां हैं उसका सामना कर रही है। और इसी कारण से स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए नए जोखिम दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा जीवन शैली आधारित जो बीमारियां हैं कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा बैरियर है। इसके अलावा वेक्टर जनित रोगों का बढ़ना भी एक चिंता का विषय है। इनके साथ साथ मधुमेह, उच्च रक्तचाप जैसी जो गैर संचारी बीमारियां हैं उनका जो बढ़ता बोझ है कहीं ना कहीं इस प्रकार की समस्या को और बढ़ा देता है। इसके अलावा अब तक सरकार के जो पहल हैं, जो प्रयास हैं, उनकी हम बात करें तो भारत की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति जो 2017 है, इसकी बात करें तो ये अधिक न्याय संगत और लचीली स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के लिए एक विजन के संदर्भ में देखें तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, जिसमें खास तौर पे देखें तो निवारक, प्रोत्साहक, उपचारात्मक, उपशामक और पुनर्वास सेवाओं पर खास तौर पे जोर दिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र और प्रधानमंत्री जन आरोग्य जो योजना है, इसके सहित आयुष्मान भारत जैसे जो प्रमुख कार्यक्रम हैं कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच का विस्तार करने और जो कमजोर आबादी है उस पर वित्तीय बोझ को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो ये सारी बातें कही गई हैं। अब सुझाव के स्तर पर देखें तो इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए भारत को बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण उपाय किए जा सकते हैं, जैसे व्यय में वृद्धि की जा सकती है। केंद्र और राज्य सरकारों को अपने बजट में स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि बुनियादी ढांचे और जो वर्क फोर्स है उसकी कमी को दूर किया जा सकता है। विशेष रूप से जो रूरल क्षेत्र है वहाँ पर ये तरीका अपनाया जाता है। बुनियादी ढांचे में निवेश किया जा सकता है, प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा सकता है, अधिक से अधिक टेक्नोलॉजी का इनपुट डाला जा सकता है, जैसे टेलीमेडिसिन, डिजिटल जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनका विस्तार करके इस प्रकार की जो समस्या है उसका समाधान किया जा सकता है। निजी जो भागीदारी है उसको बढ़ाया जा सकता है। खासतौर पे स्वास्थ्य सेवा वितरण की जो गुणवत्ता है वो बढ़ाने के लिए सार्वजनिक निजी जो भागीदारी है उसको और बढ़ाया जाना चाहिए, जिससे ग्रामीण जो आबादी है उसकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरा किया जा सके। रेगुलेशन की बात करें तो सरकारी योजनाओं का बेहतर रेगुलेशन करना एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं समाधान है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में ऐसे सुधारों के लिए एक मजबूत ढांचा भी प्रदान किया गया है, किंतु इसकी सफलता पर्याप्त संसाधनों एवं राजनीतिक इच्छा शक्ति पर निर्भर है। भारत की जो जनसंख्या है कहीं ना कहीं गतिशीलता में बदलाव आया है और इसके नागरिकों की स्वास्थ्य संबंधी जो ज़रूरतें हैं विकसित होने के साथ त्वरित उपाय की आवश्यकता की मांग करती है। भारत में एक लचीली, न्याय संगत और जो टिकाऊ स्वास्थ्य सेवा प्रणाली है उसे बनाने के लिए तत्काल सुधारों की आवश्यकता दर्ज की गई है, जो भविष्य की चुनौतियों का खास तौर पे मजबूती से उनका सामना कर सके। तो ये हमने देख लिया। अगला आर्टिकल देख लेते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा में रणनीतिक स्वायत्तता। ये जो मामला है ये बड़ा चर्चा में रहा था और इसी शीर्षक के साथ ये आर्टिकल प्रकाशित हुआ था।
राष्ट्रीय सुरक्षा में भारत की जो रणनीतिक स्वायत्ता है, हिंद जो प्रशांत थिंक टैंक है, उसके रणनीतिक दृष्टिकोण के कारण गंभीर रूप से बाधित हुआ है, क्योंकि यह भारत की जो नीति निर्धारक है उस पर कई सारे मामलों में ये हावी है और इसके परिणाम ये हुए कि रक्षा खरीद के लिए सीमित एवं महंगे विकल्प के साथ साथ कमज़ोर सैन्य जो औद्योगिक परिसर है उसके रूप में सामने आते हैं, जो कहीं ना कहीं प्रभावी जो निगरानी तंत्र है उसके अभाव के कारण अब पहले से और बदतर हो गए। तो ये बड़ा ही पेचीदा मुद्दा है। अब थोड़ा सा कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करते हैं कि भारत के लिए रणनीतिक जो स्वायत्ता है आखिर इसका क्या महत्व है। तो देखिए, जैसे यूक्रेन और गाजा में जारी संघर्षों को भारत के लिए रणनीतिक राष्ट्रीय सुरक्षा विकल्प बनाने के लिए समझना आवश्यक होगा। वर्तमान में जो वैश्विक रक्षा है उसका जो बोझ है वो लगातार बढ़ रहा है। भारत में रक्षा विशेषज्ञों के द्वारा लगातार ये कहा जाता रहा है कि भारत को भी चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए अपने रक्षा व्यय में वृद्धि करना होगा। और हाल के वर्षों में देखें तो चीन ने बड़े स्तर पर अपने रक्षा बजट को बढ़ाया है, तो भारत पर भी ये दबाव देखने को मिलता है। और इसी संदर्भ में क्या है कि रक्षा विशेषज्ञों के द्वारा अलग अलग प्रकार के समाधान सुझाए जा रहे हैं। जैसे कई भारतीय रक्षा विशेषज्ञ ऐसे दिखावटी समाधानों की वकालत करते हैं जो रक्षा बजट की सीमाओं को ध्यान में नहीं रखते। हालांकि लागत प्रभावी जो ग्लाइड बम है, प्लेटफॉर्म डिकॉय है, मिसाइलें हैं और जीपीएस निर्देशित जो सटीक युद्ध सामग्री है, कहीं न कहीं लक्ष्य की पहचान के लिए कृत्रिम जो बुद्धिमत्ता है, जो एआई है, उसके उपयोग वाले ड्रोन आदि सभी भारतीय स्थिति के लिए संदर्भ में ज़्यादा अप्रासंगिक दिखते हैं। तो ये बातें हो गई। थोड़ा सा आप सिफारिशों की बात कर लेते हैं कि भारत की जो रणनीतिक स्वायत्ता है उसके परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण क्या सजेशंस हैं, क्या सिफारिशें हैं। तो देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के संबंध में भारत को कुछ खास रणनीतिक पहलुओं पर विचार करना होगा। पहली बात, आधुनिक युद्ध की जो वास्तविकता है उसके अनुसार स्वदेशी विकास पर केंद्रित लागत प्रभावी सैन्य खरीद विकल्प को अपनाना होगा। सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में एक मजबूत सैन्य जो औद्योगिक परिसर है उसको बढ़ावा देना होगा। यही नहीं, डीआरडीओ जो है और इसके अलावा जो डीएआरपी है, ऐसे संगठन जो है उनमें परिवर्तित करने की प्रक्रिया को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। सैन्य जो उत्पादन है उसके जो विभिन्न इक्विपमेंट हैं, जो कंपोनेंट है, उनकी आपूर्ति के स्रोतों में विविधता लाना और रक्षा मंत्रालय के द्वारा गोला बारूद के न्यूनतम भंडार को बनाए रखने को सुनिश्चित करना होगा। ये तत्काल खरीद से बचने के लिए पहले से ही अनिवार्य है और इसे अब किया जाना चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक अलग उप समिति के साथ एक प्रभावी जो संसदीय निगरानी है वो तंत्र स्थापित करना होगा। इसके साथ रक्षा खरीद को विनियमित करने के लिए एक विधेयक के माध्यम से संसद के अधीन एक रक्षा क्षमता आश्वासन और निरीक्षण एजेंसी की स्थापना सबसे महत्वपूर्ण पहल हो सकता है। इसके साथ अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय रक्षा जो विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना करना चाहिए और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के जो कामकाज हैं उनको संसद के एक अधिनियम के द्वारा औपचारिक रूप दिया जाना चाहिए। यही नहीं, साइबर युद्ध के प्रति जो बुनियादी ढांचे की सुभेद्यता है उसका ऑडिट करवाया जाना चाहिए। सभी सामरिक और रक्षा संपत्तियों की जो वायु रक्षा तैयारी है उसका लेखा परीक्षण किया जाना चाहिए। जो मरम्मत सुविधाएं हैं उनकी उत्पादकता मानदंडों पर ऑडिट करवाया जाना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार मानदंडों को उन्नत करने का प्रयास किया जाना चाहिए। आने वाले भविष्य की राह की बात करें तो जो भू राजनीतिक है, सामाजिक है, तकनीकी है, आर्थिक है, पर्यावरणीय है या फिर सैन्य प्रवृत्तियों पर विचार करते हुए सही राष्ट्रीय सुरक्षा निर्णय लेने की आवश्यकता अब महसूस की जा रही है और इस आवश्यकता को पूरा किया जाना चाहिए। जो हाइब्रिड संघर्ष है इस युग में देखें तो जो सोसाइटी है, जो तकनीक है, जो राजनीति है, इसमें अप्रत्याशित स्तर पे परिवर्तन हो रहे हैं और इन सभी पहलुओं पर खास तौर पे विचार किया जाना चाहिए। यही नहीं, रक्षात्मक जो अवरोध हैं, जो डिकॉय है, एआई जो सहायता प्राप्त ड्रोन है, किलर रोबोट है, ऐसे साइबर युद्ध जैसे लागत प्रभावी जो समाधान है वो कहीं ना कहीं भारतीय संबंध में देखें तो महत्वपूर्ण हो जाते हैं और इनकी प्रासंगिकता छिपी हुई नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा जो प्रतिष्ठान है उसको साइबर हमलों से नागरिक जो बुनियादी ढांचे हैं उसके लिए खतरों सहित नए उभरते हुए जो सुरक्षा कह सकते हैं कि जोखिम है उनका अनुमान लगाने और उनके अनुकूल होने की आवश्यकता है। तो ये कई सारे मुद्दे हैं जो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं और इन पर हमें विचार
करने की आवश्यकता है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि जो भी महत्वपूर्ण आर्टिकल थे जो इस मैगजीन में अक्टूबर माह में प्रकाशित हुए थे, उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो हमने आपके सामने रखा, उनका विश्लेषण किया और उसमें से जो महत्वपूर्ण हो सकता है उस पर भी विचार किया। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में अगले मंथ के एक महत्वपूर्ण मैगजीन में प्रकाशित कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल के साथ फिर मिलेंगे। तो आज के एपिसोड में आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।